हेलो स्टूडेंट। देखें, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया था कि सिलेबस क्या है फिज़िक्स का। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, then the value of y is depend on the value of x such that y is a function of x। ठीक है, y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसका मतलब y, इसी एक लाइन को आप अगर समझें, इस एक लाइन को आप समझें तो y यानी कि y इज़ का मतलब इक्वल टू एफ फंक्शन एफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट और x, y जो है वो x का फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हम x और y दो वेरिएबल लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि क्या होगा। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो, तो अगर हम वहाँ पे मान लें कि इफ़ x की वैल्यू अगर 1 हो, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो यानी कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। समझ आया ना ये किस तरीके से होगा। तो ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन जो आपको 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो वो आपने इस तरीके से करनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगी। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन में क्या होगा। तो देखें, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब इनिशियो मेथड यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें एक वर्ड, एक ये आता है कि काफ़ी सारे लोग ये यूज़ करते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे डेल वाई अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, तब जाके हमें डिफरेंशिएशन समझ आएगी। तो फिर मैं आपको अब इनिशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखें यहाँ पे क्या है कि इस कंसेप्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर, चलें बताएं मुझे, स्लोप किसके इक्वल होती है। स्लोप क्या होता है, यानी कि ये x है और ये y। चलो इसको छोड़ देते हैं, आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये है वोल्टेज, ये है करंट और वोल्टेज में कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट ग्राफ आता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ग्राफ आता है वोल्टेज और करंट से, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये x है और यहाँ पे ये y है, तो स्लोप क्या होगी। तो इसकी स्लोप क्या होगी, अगर हम यहाँ से ये थीटा ड्रा कर लें, थीटा एंगल x एक्सिस के साथ बनता है, तो हम सामने यहाँ से क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें किसके ऊपर, OX के ऊपर, यानी कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये स्लोप होती है। स्लोप किसके इक्वल, tan थीटा और परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन हमें ये समझना है कि अब इसी ग्राफ में आपको ये पूछा जाए कि ये जो है
x है, ये y है, ठीक है, ये x है और ये y है यहाँ पे। तो आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ली, तो बताया गया आपको कि ये है 1 पॉइंट, ये है 2 पॉइंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इस ग्राफ की स्लोप 1 और 2 पॉइंट पे फाइंड करें। तो आप सबसे पहले यहाँ से थीटा एंगल बता देंगे, फिर आपने क्या करना है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, ये आपने याद रखना है। अगर आप यहाँ से क्या करें, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें तो ये थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप 2 पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये बताएंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको बोला जाता है यहाँ 3rd पॉइंट पे बताओ, अगर कोई तीसरा पॉइंट लेंगे तो वो भी आप ऐसे ही ड्रा करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी थीटा मिलेगा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यानी कि तीनों पॉइंट पे आपको थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी, स्लोप जो होगी वो क्या है, tan थीटा है, लेकिन वो है क्या, कांस्टेंट है, मतलब कि थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इस ग्राफ में हमारी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है कि टाइम के साथ यानी कि हम बात करें कि थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जब थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो हमारी स्लोप उस समय कांस्टेंट होगी, या हम बोलेंगे हमारी स्लोप, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ जो होते हैं उनकी स्लोप क्या रहती है, ज़ीरो, कांस्टेंट या ज़ीरो हम बोल सकते हैं वहाँ। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमने समझना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, वो हम देखेंगे बाद में। अब मैं एक और ग्राफ प्लॉट करूँगा और एक और ग्राफ प्लॉट करूँगा और उसमें देखेंगे, उसमें क्या है कि ये x है, ये y है, मैंने क्या करा, एक कर्व ली, ठीक है। अब बताया जाएगा, अब इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करो, तो मैंने यहाँ पे ये थीटा एंगल लिया, फिर मैंने क्या करा, अब टेंजेंट ही तो बताएगा, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करके जाता है वो डायरेक्शन बताता है टेंजेंट। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसे थीटा कैसे ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, फिर यहाँ से तो ये थीटा 3, देखें क्या हो रहा है, यहाँ थीटा 1, यहाँ थीटा 2, तो ये धीरे धीरे एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे देख सकता है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो यहाँ के लिए पहले एंगल कितना आ रहा है, थीटा 1, फिर ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ कहीं इसके लिए थीटा 2, फिर इसके लिए कितना आ रहा है, थीटा 3, यानी कि पहले कहीं ना कहीं 30 डिग्री, फिर 45, फिर 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल में चेंज है। तो यहाँ पे हमारी स्लोप जो होगी, SLOPE, स्लोप जो होगी वो tan थीटा ही होगी, लेकिन वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो समझ आया, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू चेंज करती है, उन फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू जो होगी वो टाइम के साथ चेंज करेगी, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनकी टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं करती है। तो इन दोनों के ग्राफ जो हैं, ठीक है, फिर से हम देख लें, यानी कि ये जो मैंने आपको दो ग्राफ बताए, एक x वर्सेस y में स्ट्रेट लाइन का, दूसरा मैंने बताया x वर्सेस y में स्लोप का। इन दोनों के ग्राफ से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इनमें जुड़ा हुआ है। समझ आया ये? चलिए देखें, इसको क्लियर करेंगे कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, वो आप अब देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखें, मैंने क्या करा, ध्यान से देखना है आपने, x और ये y है, x और y में मैंने ये कर्व ऐसे ड्रा कर ली, थोड़ी ऐसे कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये O पॉइंट है, तो यहाँ ये जो 1 पॉइंट यहाँ पे लिया गया है और 2 पॉइंट यहाँ पे लिया गया है, यानी कि 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं x1 y1 होंगे, और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक का x1 y1, दूसरे का x2 y2 होगा। तो यानी कि यहाँ से लेके अगर आपको बोला जाएगा स्लोप ड्रा करो,
तो उस समय क्या होगा, तो स्लोप ड्रा करनी है तो हमें टेंजेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस समय क्या होगा कि पहले देख लें, उस समय ये होगा कि अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेंजेंट क्या है, कहीं ना कहीं ये टेंजेंट इस कर्व को क्रॉस कर जाता है। तो टेंजेंट, फिर वो टेंजेंट नहीं होता अगर ये इन दोनों पॉइंट पे ये टेंजेंट क्रॉस करेगा तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि कर्व को उसने टेंजेंट ने दो जगह इंटरसेप्ट कर दिया, यानी कि क्रॉस कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि ये एक्स पॉइंट लिया गया और ये वाई पॉइंट लिया गया और ये कर्व है, ठीक है। और जो पहले बताया गया एक्स और वाई में आपको कर्व थी 1.22 यहाँ पे है, थोड़ी दूर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस 1 पॉइंट को यहाँ ले आएंगे और 2 पॉइंट को 1 और 2 को पास पास ले आएंगे, ठीक है। जैसे ही 1 और 2 पॉइंट को पास लाएंगे उस समय क्या होगा कि जो टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, वो हमें डायरेक्शन बता देगा थीटा। ऐसे टेंजेंट, चलो यहाँ से नहीं समझ आता तो ऐसे, यानी कि 1 और 2 पॉइंट को हमने पास पास लाया। जब पास पास लाया तो ये टेंजेंट इसको क्रॉस नहीं करता है, समझ आया यहाँ पे। तो उस समय हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से और इस 1 पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा करी और 2 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। 1 2 3 पॉइंट मान लिए, 3। अब यही पॉइंट अगर हम क्या करें, मैंने ऐसे, ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और 2 के x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1 और यहाँ के x2 y2 होगा। तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये जो होगा ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है, इनिशियल कोऑर्डिनेट x एक्सिस में, और इसमें क्या होगा y2 माइनस y1। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला p बाय, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब पॉइंट क्लोज आएंगे, स्मॉल डिस्टेंस होगा, 1 और 2 इतने क्लोज आ गए हैं कि इनका मतलब ये नहीं है कि ये ज़ीरो है डिस्टेंस, यानी कि ये ज़ीरो के आसपास हैं। तब हम क्या लिखते हैं कि जो स्लोप होगी उस समय स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये होगा, तो उस समय जो स्लोप होगी हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि ये बताया गया कि y2 और y1 का डिस्टेंस वो डेल y के इक्वल है और x2 माइनस x1 का डिस्टेंस वो डेल x के इक्वल है। तो यानी कि इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो स्लोप होगी वो कितनी आएगी, डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x। आपने क्या करा, ये 1 और 2 पॉइंट को काफ़ी क्लोज लाए, यानी कि ये अब स्मॉल चेंज है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है कि स्लोप जो होगी वो इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, स्लोप जो है वो tan थीटा थी, tan थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर बाय बेस y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू del y upon del x. This is the slope of x versus y ग्राफ, ठीक है, x और y ग्राफ की ये स्लोप है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या होगी, मतलब कि y में भी चेंज है और x में भी चेंज है। तो आप बोल सकते हैं द रेट ऑफ, डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन variable with respect to
another variable, the rate of change of one variable with respect to another variable is called, उसको हम क्या बोलते हैं, is called डिफरेंशिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। क्या होती है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस वाई ग्राफ, ठीक है। स्लोप क्या होगी, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ की जो स्लोप होगी उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर समझ नहीं आता तो आप ये बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ आया यहाँ तक ये आपको कंसेप्ट कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कुछ क्या होती हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या होता है कि जैसे आपने जो पढ़ा है मैं वही बताऊंगा। यानी कि ये कोई कार है, ठीक है, कार रहने दें, आप ये मान लें कि ये कोई ए पर्सन है और ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। तो अभी इसकी स्पीड कितनी है, 0 किलोमीटर पर हावर, 0 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है। लेकिन अब ये क्या हुआ, मोशन में आया, मोशन में आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर हावर, यानी कि चेंज है। हम बोलेंगे कोई गाड़ी है वो रुकी हुई है, स्टार्ट करेगी तो उस समय उसकी स्पीड कम होगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी, फिर मिनिमम आएगी, यानी कि ये वेरिएशन है। हम ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, यानी कि ये है वेरिएबल जो होते हैं। और हम ये बोल सकते हैं जैसे ये अर्थ है हमारी, थोड़ी इलिप्टिकल होती है लेकिन क्वेश्चनों में हम इसको ऐसे ही मानते हैं स्फेरिकल। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे इक्वेटर होता है और यहाँ पे सेंटर, ये ऐसे। तो यानी कि जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे, जी की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम और जी की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम और जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। समझ आया ना ये, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पॉइंट में जी की वैल्यू में चेंज होता है, ग्रेविटी जो है वो चेंज करती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वो एक वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। यानी कि अर्थ के सरफेस पे वो 9.8 होगी, इक्वेटर पे 7.8 समथिंग होगी और सेंटर में जी की वैल्यू 0 होगी। जैसे ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है तो जी की वैल्यू 0 है। तो यानी कि जी की वैल्यू चेंज करती है। वो क्यों चेंज करती है, क्योंकि अर्थ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से होगा। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना करें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना करें, हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट G = 6.67 × 10⁻⁻11, यानी कि ये G की वैल्यू जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है ये फिक्स रहती है, ठीक है। ये आप अर्थ पे कैलकुलेट करें, कहीं पे भी कैलकुलेट करें, जी की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे पाई कितना होता है, 3.14 होता है, ये कांस्टेंट। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, ax² + bx + c = 0, तो a b c ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो x क्या है, r, ये वेरिएबल है। तो x क्या है, इसमें वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये आपका जो कंसेप्ट था, जो इंट्रो पार्ट, वो मैंने आपको बताया। तो आपने इसको देखना है और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।